हाय हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म आद्या एकेडमी में। हम हिंदी व्याकरण की एक सीरीज की शुरुआत किए हुए हैं, जिसमें से कल हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई। इसके बाद वो पाली में बदली, फिर प्राकृत में बदली, फिर अपभ्रंश में आई और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में बदली है। हमने बोली के बारे में पढ़ा कि बोली किसे बोलते हैं और हम जिस बोली का प्रयोग करते हैं वो किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। इसी सीरीज की शुरुआत करते हुए आज हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये ऐसा कंटेंट आपको दिया जा रहा है जो पूरे यूट्यूब चैनल में आपको कहीं भी फ्री में प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। ऐसा कंटेंट आपको पैड में ही मिलता है और पैड में भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। आप हमारे कंटेंट को किसी भी पैड वाले बच्चे के कंटेंट से मिला के देखिएगा, आपको 10% या 20% हमारे कंटेंट अधिक ही मिलेगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने कंटेंट पे आते हैं। तो आज हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे कि ध्वनि कहते किसे हैं। ध्वनि कहते हैं शब्दों की आधारशिला होती है। ध्वनि क्या होती है? शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना शब्दों की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब ध्वनि एक ऐसा शब्द है जिसके बिना हम शब्दों की कोई कल्पना नहीं, मतलब बिना ध्वनि के बोले हुए हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अगर हमको कुछ भी लिखना होगा, पढ़ना होगा, तो हम ध्वनि का ही उपयोग करेंगे। वर्ण क्या होते हैं? ध्वनि का लिखित रूप होती है। ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या बोलते हैं? तो ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण बोलते हैं। और वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। तो वर्ण को हम क्या कहते हैं? वर्ण को हम ध्वनि चिन्ह कहते हैं। और ध्वनि क्या होती है? ध्वनि वर्णों का मौखिक रूप होता है। मतलब जिस भी वर्ण को हम लिखते हैं, लिखने में यूज करते हैं, जिस ध्वनि को हम लिखने में यूज करते हैं, उसी के रूप को हम ध्वनि वर्ण मौखिक रूप होता है। ठीक है। आगे क्या है? वर्ण। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। खंड नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या हुआ? उसको हम तोड़ नहीं सकते। उसका खंड नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। उसको हम क्या नहीं कर सकते? उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे छोटा आ हो गया, छोटी ई हो, मतलब का खा गा घा अंगा चा छा जा जा इया, ये ऐसे वर्ण है जिसको हम तोड़ा नहीं जा सकता। ये और जैसे हमने पानी बोला, पानी में पा और नी शब्द से मिलकर बना है। पानी जो हमने क्या बोला? पा प्लस नी। पानी आपका पा और नी से बना है, और पा नी से अगर बना है तो इसमें कौन से वर्ण? इसमें आपके 4 वर्ण आते हैं। एक पा, ये मिलकर आ, फिर आपका ना, और ये भी बड़ी ई की मात्रा से। इसका मतलब 4 रूपों से मिलकर बना हुआ है पानी। लेकिन जो ध्वनि होता है, वर्ण होता है, वो आपका सिंपल एक ही शब्द होता है। इसका हम खंड नहीं करते। जैसे आ हो गया, ई हो गया, आपने का पढ़ा, इस प्रकार होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, पूछा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो उसमें वर्ण दिया रहेगा, शब्द दिया रहेगा। इसी प्रकार तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है। इन्हीं वर्णों को मिलाकर हम शब्द समूह या वाक्यों की रचना की जाती है। वाक्यों की रचना किससे की जाती है? जब इन्हीं वर्णों को हम एक साथ मिलाते हैं तो इससे शब्द का एक समूह बनता है या वाक्य की रचना बनती है। जैसे राम जाता है, राम खेलता है, मोहन दौड़ता है। तो ये एक एक वर्णों को मिलाकर ही तो पूरा वाक्य, पूरा सेंटेंस बना हुआ है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो होता है, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की कुल संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला की कुल संख्या 52 होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके उसमें बनता है। स्वर, स्वर क्या होता है?
तो स्वर जो होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। अब आपको ये होगा कि सर अंगा और आहा भी होता है, लेकिन आपने इसको नहीं लिया है, तो आगे इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन इसमें कितने हैं, इसमें टोटल 9 ही इसमें बताए गए हैं, और अंगा आहा को हम ले लेंगे तो स्वर में 13 हो जाएंगे। तो अंगा आहा के भी बारे में आपको आगे बताया जाएगा। व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो व्यंजन होते हैं का वर्ग में आपके 5 व्यंजन आ जाते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। च वर्ग आता है तो चा, छा, जा, झा, ञ। टा वर्ग आता है तो टा वर्ग में आपका टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। अंत्यस्त वर्ण में आपके 4 आ जाते हैं, या, रा, ला, वा। उसमें सा, खा, सा, हा। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और स्रा आता है। द्वितीय गुण जो होता है ये डा के नीचे जो बिंदी और ढा उसके नीचे बिंदी जब हम लगा देते हैं तो द्वितीय गुण में बन जाते हैं। अनुस्वार में आपका अंगा आ जाता है और विसर्ग में आपका आहा जाता है। और इन सारे स्वर और व्यंजन को जब हम पूरा मिलाते हैं, इसको आप काउंट करेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाए, तो इनकी संख्या ही 52 हो जाती है, और यही आपके वर्णमाला के 52 अक्षर होते हैं। अब आगे क्या है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर होता है, वर्ण स्वर होता है और व्यंजन होता है। स्वर में क्या आता है, छोटा आ, बड़ा, छोटी, ऐसे जो भी होता है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी हम लोग पढ़ते हैं स्वर। और व्यंजन में क्या आता है, का, खा, गा, घा, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, मतलब का से ज्ञा तक के व्यंजन में आ जाते हैं। स्वर क्या होता है, जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, स्वर उसे कहते हैं कि जिसके उच्चारण करने में हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं। इसका मतलब स्वर जो होते हैं वो सारे स्वर कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, मतलब इसी किसी दूसरे की सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई। और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी बताई गई, तो हिंदी में स्वरों की संख्या बताई गई है 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 बताई गई है। कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो कुल स्वरों की संख्या 13 है। कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल स्वरों की संख्या 13 बताई गई है। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती, तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्याएं 10 होती हैं। स्वरों में, अब स्वरों में कुल कितनी संख्याएं 13 और स्वरों की संख्या 11, लेकिन मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 10 है। आपको अगर क्वेश्चन में आए कि मात्रा के आधार पर कितना, तो आपको 10 ही मार के आना है, ठीक है। मात्राएं सिर्फ 10 ही हैं। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका ह्रस्व स्वर होता है और एक आपका दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो वो स्वर मूल या ह्रस्व या एक मात्रिक कहलाते हैं। मतलब ह्रस्व को हम मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व भी कहते हैं और एक मात्रिक भी कहते हैं। इसमें एक मात्रा का प्रयोग होता है जिसकी उत्पत्ति दूसरे स्वर से नहीं होती है, मतलब ये अपने आप में अकेला होता है, इसमें कोई दूसरा स्वर नहीं मिला होता है। इसकी संख्या कितनी होती, इसकी संख्या टोटल 4 बताई गई है। 4 कौन कौन से होते हैं, तो 4 आपके होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि जो होता है, ठीक है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये जो होते हैं ये ह्रस्व में आते हैं। किस में आते हैं, ह्रस्व में आते हैं। दीर्घ स्वर आपका क्या होता है, तो दीर्घ स्वर किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर से मिलाने से जो बनता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है, जब 2 स्वरों को आपस में मिला देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे, और इसके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। कितनी मात्राओं का समय लगता है, 2 मात्राओं का, मतलब 2 स्वरों के से मिल के बनता है, इसीलिए 2 मात्राओं का समय लगता है। इसीलिए इसे हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं।
और दीर्घ स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं? दीर्घ स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। तो आज आपने पहली बार जाना होगा कि दीर्घ स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल दीर्घ स्वर होते हैं और संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं। कौन? मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। अब मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं और संयुक्त दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो मूल दीर्घ स्वर में आपका बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो इसे मूल दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं? तो मूल दीर्घ स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बड़ा आ हमारा है वो किससे मिलके बना है? बड़ा आ हमारा छोटा आ प्लस छोटा आ से मिलके बना हुआ है। किससे मिलकर? छोटा आ और छोटा आ जब 2 बार मिला देते हैं तो वो बड़ा आ में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार बड़ी ई जो है हमारा वो छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलके बनी हुई है, इसलिए बड़ी ई हो जाती। इसीलिए इसे मतलब एक ही स्वर जब 2 बार मिल जाते हैं तो उसे हम मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? तो ए, ऐ, ओ, औ। अब इसे संयुक्त स्वर ही क्यों कहते हैं? तो जो हमारा ए है हमारा किससे मिलके बना है? ए हमारा आ प्लस ई से मिलके बना हुआ है। आ और ई से मिलकर ए बना हुआ है। और ओ जो है हमारा ओ किससे मिलके बना हुआ है? आ प्लस ऊ से मिलके बना हुआ है, इसीलिए ओ की उत्पत्ति हुई। मतलब जब 2 भिन्न भिन्न स्वर मिलते हैं तब संयुक्त स्वर की उत्पत्ति होती है। और जब 2 एक समान स्वर जब मिलते हैं तो मूल दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, समझ में आया? आगे हम चलते हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण काल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये सारे स्वर के प्रकार हैं। अलग अलग प्रकार से स्वर की उत्पत्ति हुई है। कौन किस प्रकार से आता है? आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का पूछ सकता है, तो आपको ध्यान देना है कि किसके आधार पर है। ठीक है, तो ये उच्चारण के आधार पर इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर हो गया, दूसरा दीर्घ स्वर हो गया, तीसरा प्लुत स्वर हो गया। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसे हम लघु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं, जैसे आपने ऊपर पढ़ा है। इसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रिफी हो जाता है। दीर्घ स्वर क्या होता है? तो दीर्घ स्वर जो होता है जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर से दुगुना समय जिसमें लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसमें आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आता है। प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो ह्रस्व स्वर होता है उससे तिगुना समय लगता है। कितना लगता है? 3 गुना लगता है। इसीलिए हम इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे ओम। और आजकल क्या है, अब आप ये कहेंगे सर इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो हम हिंदी शब्द में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है, या ये कह लीजिए बहुत कम होता है। इसका प्रयोग कब होता था? तो इसका प्रयोग स्टार्टिंग में जब संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई थी तो इसका प्रयोग संस्कृत में सबसे ज़्यादा हुआ करता था। और इसका प्लुत स्वर का कोई भी चिन्ह नहीं है। इस चिन्ह को हमने 3 ऐसे ये चिन्ह दिया था इसका। ठीक है, और इसका संस्कृत में ज़्यादा इसका उपयोग होता है। जैसे हम किसी चीज़ को, जैसे हम गाना गाते हैं तो किसी लंबी चीज़ को कहने के लिए जो प्रयोग करते हैं उसे हम प्लुत स्वर का उसमें यूज करते हैं। जैसे सा, रे ऐसे हम बोलते हैं तो इसके बाद जो लंबा खिंच जाता है उसे ही प्लुत स्वर में लिया जाता है। जैसे हमने ओम हम बोलते हैं तो ओम में प्लुत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपको प्लुत के बारे में भी आपको पता चल गया। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर में क्या आता है? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग से होता है। किससे होता है? जीभ के अग्रभाग से काम करे उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे इसमें
छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ऋषि। ये अग्रस्वर से होता है, जीभ के अग्रस्वर से इसकी उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसे अग्रस्वर कहते हैं। मध्य स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करे उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। इसमें छोटा आ हो जाता है। फिर पश्च स्वर किसे कहते हैं? पश्च स्वर में जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले भाग से होता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। अब एक बार हम रिवाइज करेंगे अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, क्योंकि यही हमको सबसे ज़्यादा एग्जाम में भूलता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बच्चे कंफ्यूज होते हैं और फंसते हैं। तो अग्रस्वर में आपका क्या आ जाएगा? तो अग्रस्वर में आपका आ जाएगा, अग्रस्वर में आपका क्या आ जाएगा? तो अग्रस्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए और ऋषि। इसको आपको याद कैसे करना है? इसको आपको याद करना है गुण संधि। जब हम जब संधि पढ़ेंगे तो हमको पता है कि आ और ई से ए ऐ बनता है, तो इसी प्रकार ई, बड़ी ई, ए, ऐ और ऋषि आ जाएगा। मध्य स्वर में छोटा आ आपका आ जाएगा, क्योंकि बीच में है, तो बीच में सबसे छोटा जो रहेगा वही बीच में आएगा। भाई जब कोई काम होता है, आप कहीं जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आपके जो छोटे भाई बहन होते हैं उनको ना तो आप आगे रखते हैं ना तो आप पीछे रखते, उसको आप कहाँ पे रखते हैं? तो जो सबसे छोटा होगा घर पे उसको सेफ्टी के लिए उसको आगे से भी अगर कोई दिक्कत हो तो ना हो हमारे ऊपर हो, पीछे से भी कोई दिक्कत हो तो हमारे ऊपर हो, तो उसको हम कहाँ पे रखते हैं? बीच में रखते हैं। इसीलिए हम मध्य स्वर में किसको रखेंगे? जो सबसे छोटा, वो सबसे छोटा छोटा हो गया। पश्च स्वर में क्या होगा? जो सबसे बड़ा होगा, तो इसमें आपका बड़ा आ जाएगा, ओ, आओ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये हो जाएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ की उत्पत्ति भी गुण संधि में आप पढ़ेंगे तो ओ और औ बनता है इससे मिल करके। तो आपका तीनों डाउट एकदम से, अब आपको ये अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर नहीं भूलेगा। ठीक है, तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों को दो प्रकार से बांटा गया है। एक आवृत्तिमुखी स्वर होता है, एक वृत्तमुखी स्वर होता है। आवृत्तिमुखी स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, मतलब जिसको प्रोनाउंसिएशन करने पे, जिसको बोलने पे हमारा होंठ जो गोलाकार ना बने, उसे हम क्या कहते हैं? आवृत्तिमुखी स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और ऋषि हो जाता है। वृत्तमुखी क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं उन्हें हम वृत्तमुखी कहते हैं, और इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि गुण संधि में जब आ प्लस ऊ मिलता है तो ओ और औ बनता है। इसी प्रकार इसी को आप समझ लीजिए कि जो ओष्ठ से स्वर बोले जाते हों वही ओष्ठ से स्वर बोले जाने वाले को ही आप वृत्तमुखी कहते हैं। ठीक है, तो ऊ और बड़ा ऊ, ओ, औ ये जो होंगे वो वृत्तमुखी होते हैं और बाकी जो भी आएंगे वो अवृत्तमुखी होते हैं। अब क्या आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपका आ जाता है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? ऐसे स्वर का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। अनुनासिक का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक और मुंह से होता है, और उच्चारण में लघुता होती है। जैसे आप लिखेंगे गाँव, क्या लिखेंगे? गाँव, दांत, आंगन, सांचा आदि, ये क्या अनुनासिक से बोले जाते हैं। अनुस्वार क्या होता है? यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन ध्वनि नाक से निकलती है। इसमें ध्वनि कहाँ से निकलती है? इसमें ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार में ध्वनि कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। और अनुनासिक में कहाँ से निकलती है? नाक और मुंह से ध्वनि निकलती है। ठीक है, जैसे आपका आ गया अंगूर, अंगद, कंचन, ऐसे होता है। तो ये जो होते हैं ये स्वर पे भी यूज होते हैं और व्यंजन पे भी यूज होते हैं। निरनुनासिक क्या कहते हैं? निरनुनासिक कहते हैं जो केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर को निरनुनासिक कहते हैं, जो केवल मुंह से बोले जाते हो, इसमें नाक का यूज ना होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? निरनुनासिक। जैसे इधर, उधर, ये सारे जो होते हैं, इधर, उधर, किधर, ये सब क्या होते हैं? निरनुनासिक होते। तो विसर्ग क्या होता है? विसर्ग जो होता है अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण हा की तरह होता है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है। विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है? हा की तरह होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग जैसे हम क्या बोलते हैं?
आहा, या हमने बोला अंतःकरण, तो जहाँ भी विसर्ग होगा वहाँ पे उच्चारण हा का आ जाता है। आई होप दोस्तों आप सभी को ये क्लास कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।